हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है भैया आप लोग सभी बढ़िया होंगे। तो यूनिट 1 हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में न्यूमेरिकल्स, इसके अलावा डेरिवेशंस, लॉजिकल क्वेश्चंस, सिंपल क्वेश्चंस, इसके अलावा जो 3-4 नंबर के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, सब कुछ हमने कर लिए थे। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो बेसिक चीजें होती है भैया वो ये है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तब भी आपको वीडियो समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट का आता है कि भैया अगर हम चाह रहे हैं कि हम पूरा कोर्स या फिर पूरा सिलेबस कवर कर ले, तो क्या इस वीडियो में इस चैप्टर के रिलेटेड, इस यूनिट के रिलेटेड पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा? जी हाँ, आपका कंप्लीट सिलेबस, कंप्लीट कोर्स इस चैप्टर या फिर इस यूनिट के रिस्पेक्ट में कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इसमें। जी हाँ, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। न्यूमेरिकल सारे हैं भैया, हाँ है। लॉजिकल क्वेश्चंस इसमें है, हाँ भैया लॉजिकल क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीवाईक्यू भी है, सैंपल पेपर भी है, हाफ ईयरली के पेपर भी है, प्री बोर्ड के पेपर भी है, और भी काफी सारी चीजें यहाँ पर है। साथ में मैंने ये भी बता रखा है किस मार्क्स में, कितने मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, किस किस तरीके से आ सकता है, एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, सब कुछ इसमें मिलेगा आपको। चलो ठीक है। अच्छा, मैंने यूनिट 1 में आपसे बोला था, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, जहां पे मैंने 500 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा दिए हैं। इसके अलावा यूनिट 1 सॉल्व करा दिए, यूनिट 2 इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि एक फॉर्मूला शीट हमने बनाई है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना। सबसे बेस्ट तरीका वही है। अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स फोड़ना चाहते हो या फिर ऑब्जेक्टिव्स फोड़ना चाहते हो, तो ये फॉर्मूला शीट है, मुश्किल से 12-13 पेज की होगी। ठीक है, तो इसको प्रिंट आउट करवा लेना, इसको याद करना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रिक पावर का, P इक्वल्स टू वी आई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आई स्क्वायर बाई आर। ये अगर आप याद कर लोगे तो आपके न्यूमेरिकल्स बहुत चुटकियों में बनने लग जाएंगे। ओके, चलो बता दिया आपको मैंने। आ जाते हैं यूनिट नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। पहला प्रश्न हमारे सामने फायर हो रहा है, डिफाइन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सेल एंड इट्स एसआई यूनिट। देखो भैया, पैटर्न समझ में आया? पैटर्न वही है, यहां से मारेंगे कट, यहां से मारेंगे कट, तो एक नंबर का ये, एक नंबर का ये। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा। उसी प्रकार से यहां पे मारो कट, तो एक नंबर का ये, एक नंबर का ये। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, एमपी बोर्ड किस प्रकार का पैटर्न पूछता है। तो हम लोग पैटर्न भी डिकोड करते चलेंगे। यूनिट 1 में भी पैटर्न डिकोड किया था, यूनिट 2 में भी हम लोग पैटर्न को डिकोड करते चलेंगे। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है, साथ में उसकी यूनिट आपको बतानी है। भैया बहुत सिंपल सी बात है यार, EMF of cell, the total energy supplied by a cell, सेल के द्वारा सप्लाई की गई सबसे, या फिर आप बोल सकते हो टोटल एनर्जी सेल के द्वारा सप्लाई जो की जाती है। क्यों की जाती है भैया? ताकि हम लोग क्या कर सकें, फ्लो ऑफ अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग फ्लो करा सके। कहां पे फ्लो कराओगे? तो बोलोगे एंटायर सर्किट में। एक बार पूरे एंटायर सर्किट में हम लोग क्या कराएंगे, उसको फ्लो कराएंगे। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है हमारे पे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, उसको पूरे सर्किट के अंदर फ्लो कराने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी जो चाहिए, वो सेल के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, वही हमारे पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ कहलाती है। भैया ये तो थोड़ी टफ पड़ रही है हमारे लिए याद करने में, हम क्या करें, आपके लिए सिंपल टर्म में भी लिख रखी है, जो कि मोस्टली बच्चे याद रखते हैं। द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ अ सेल इन एन ओपन सर्किट इज कॉल्ड इट्स ईएमएफ। बहुत सिंपल डेफिनेशन कर दी आप लोगों के लिए, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ भी पोटेंशियल डिफरेंस ही है, लेकिन कब, ये हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोल सकते हो, ईएमएफ बोल सकते हो। ठीक है, बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट, क्लोज सर्किट नहीं होना चाहिए, ओपन सर्किट होना चाहिए। ठीक है, क्लोज हो गया तो भैया वहां पे पोटेंशियल का ड्रॉप हो जाएगा, इट्स कॉल्ड इट्स ईएमएफ। चलो भैया, एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, वोल्ट इसकी एसआई यूनिट होती है, चाहे तो आप लोग लिख सकते हो जूल पर गुलाम भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास है राइट टू नेसेसरी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की दो हमें लिमिटेशंस बतानी है, दो ओम्स लॉ की लिमिटेशंस बतानी है। एक काम करें क्या, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बाद में करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को पहले कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपसे ओम्स लॉ पूछा है, ओम्स लॉ समझ में आ गया, फिर हम लोग ये कर लेंगे। मतलब दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। सैंपल पेपर 2026 में, बोर्ड 2022 में आ रखा है, ये 2023 में आ रखा है। पहले ये कर लेते हैं, फिर उसको कर लेंगे। राइट ओम्स लॉ एंड ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। ओम्स लॉ क्या होता है, इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन अनचेंज्ड, देन द पोटेंशियल डिफरेंस applied across the end of the conductor is directly proportional to the current flow through the सर्किट, फ्लो थ्रू इट। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम लोग ये समझते हैं।
V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हम लोग समझते हैं किसके थ्रू, ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ भी यही बोलता है अगर आपके पास एक कंडक्टर है, उसकी फिजिकल कंडीशन बिल्कुल अच्छी है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं हो रखा है, उसकी लेंथ में या टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, जितना आपने करंट पास किया है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर यहां से हम लोग आगे देखेंगे तो हम लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इक्वल्स आर आई, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, इसको आप लोग रीअरेंज करके लिख सकते हो आई आर, वी इज इक्वल्स टू आई आर। ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ अगर आप प्लॉट करोगे, ये वी बना लो, ये आपने आई बना लिया, ये प्लॉट इस प्रकार से होगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ बनेगा। ग्राफ भी पूछा है ना आपसे, तो ये आप लोग ग्राफ बना के आ जाएंगे, ठीक है। आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ ले द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप क्या लिख के आओगे, स्ट्रेट लाइन लिख के आओगे। चलो, अब मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। राइट टू नेसेसरी लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की दो आपको क्या बतानी है, लिमिटेशंस बतानी है। तो पहली लिमिटेशन क्या है, अभी हमने बोला था कि फिजिकल कंडीशन कैसी होनी चाहिए, रिमेन अनचेंज्ड होनी चाहिए, कोई चेंज इसमें नहीं होना चाहिए। दिस लॉ इज वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स प्रोवाइडेड देयर टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट रिमेन कांस्टेंट या फिर अनचेंज। तो भैया बात हमने यहाँ पे बोल दी है कि सबसे पहले तो मेटेलिक कंडक्टर के लिए ऊपर वैलिड है, उसके अलावा टेम्परेचर और फिजिकल स्टेट कैसी होनी चाहिए, इसकी अनचेंज रहनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हम लोग बोल रहे हैं, आप चाहते हैं थर्ड पॉइंट बना दो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, इट डज नॉट अप्लाई टू ओमिक नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये सिर्फ ऑफ ओमिक डिवाइसेस पे अप्लाई होता है, नॉन ओमिक पे अप्लाई नहीं होता, जैसे डायोड्स हो गए, ट्रांजिस्टर्स हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, इनके ऊपर ही अप्लाई नहीं होता है। आई बात समझ में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें माथापच्ची नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, एग्जांपल दो। सेल क्या होता है, जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। A device that convert chemical energy into electrical energy, ठीक है, यही होता है हमारे पास सेल। एग्जांपल याद कर लो, ड्राई सेल, लेक्लांचर सेल और डेनियल सेल, हो गया काम खत्म। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आए थे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन यहां से हम लोग कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू गिव 200 watt power at a 220 volt supply, find the resistance of the bulb। आई बात समझ में, ये आपसे बोला था मैंने कि न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला शीट से। फॉर्मूला क्या बोलता है, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। हमें दो चीजें दे रखी है, हमें क्वेश्चन में भाई साहब दो चीजें ऑलरेडी दे रखी है, पावर दे रखी है, साथ में पोटेंशियल दे रखा है। तो हम लोग फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास पावर, ये हमारे पास वोल्टेज, V हमारे पास है, P हमारे पास है। तो क्या इस फॉर्मूला के बेसिस पे आप R नहीं निकाल सकते क्या, R हमारे पास बनेगा R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। तो बस वैल्यू पुट कर दो V की और यहाँ पे P की। V की वैल्यू आप 220 रखोगे और P की वैल्यू कितनी रखोगे, 200 रखोगे, सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कोई मुश्किल इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन 2023 में आया था। 2023 में बोर्ड एग्जाम में बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे इस चैप्टर से। 2022 में भी सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, राइट। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सुपर पीडीएफ्स, सुपर पीडीएफ से हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स सुपर पीडीएफ। डायग्राम हमने अपडेट किए हैं इसमें। हम्म हम्म तो कुछ डायग्राम हमने अपडेट किए हैं इस पीडीएफ में, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन हमारे पास था, राइट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ का वोल्टेज लॉ हमें बताना है। ये भी 2022 में आ रखा प्रश्न है, 2 नंबर में आ रखा है। ध्यान रखना, 2 नंबर में क्वेश्चन आ रखा है। आप लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करना, पेपर में टाइम कम पड़ सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन बहुत लेंदी हो सकता है। अगर आप जितना चाहो उतना इसको बड़ा कर सकते हो, लेकिन अगर मैं शॉर्ट में आपको बात करूं, ऐसे बच्चे जो एंड टाइम पे पढ़ रहे हैं उनके लिए सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन पढ़ लेना, साथ में इसका फॉर्मूला और साथ में जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो आपको पढ़ना है, बस इतना काफी है। इतना आप लोग चाहें तो बनाए, नहीं बनाए तो मत बनाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 2 नंबर में तो पूछा है आपसे, किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या बोलता है भैया, इन एनी क्लोज लूप ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट the algebraic sum of the product of the current and their corresponding resistance is equals to the algebraic sum of the total electromotive force present in the loop। ठीक है भैया, डरने वाली बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं क्लोज लूप की। अगर कोई क्लोज लूप हमारे पास है इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, लेट सपोज हमारे पास ये कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम हमारे पास 2 लूप बन रही है, एक लूप ये और एक लूप ये।
बात करें पहली लूप की, पहली लूप में हमारे पास बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे ये बैटरी बोल दो, सेल बोल दो, ये हमारे पास लगे हुए सेल E1 E2। अब यहां से करंट जाएगा इस तरीके से, यहां से करंट जाएगा इस तरीके से, नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरीके से, इस तरीके से। इसका करंट मान लिया हमने I1, यहां से निकलेगा करंट I2। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है R1, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है R2। यहां से करंट जो जाएगा भैया, यहां से जो करंट जाएगा ये हमारे पास I1 जाएगा और किससे मिलेगा, R1 से मिलेगा। तो बस यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि the algebraic sum of the current and its corresponding resistance, current and its corresponding resistance। फिर यहाँ पे देखो, इधर आओगे तो यहाँ पे I2 आ रहा है, यहाँ पे R2 आ रहा है, लेकिन हमारी डायरेक्शन कैसी है, उल्टी है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव में आएगा I2 और R2। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हम लोग चल इस तरीके से रहे, हम लोग चल इस तरीके से रहे, लेकिन करंट इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव में आएगा। तो ये सम ही हो रहा है, एक तरीके से सम ही हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, सम ही हो रहा है। इसका और इसका हमने सम कर दिया, लेकिन इसका डायरेक्शन कैसा है, इसका उल्टा हमने ले रखा है। आई बात समझ में, क्यों रहेगा, इस तरीके से ले रखा है। तो I1 R1 प्लस माइनस R2 I2 R2, आई बात समझ में। अब यहां पे हम लगाएंगे इक्वल टू का साइन। यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास सेल हो गया, यहाँ पे सेल हो गया। ईएमएफ की अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास नेगेटिव से पॉजिटिव है, तो हम लोग E1। यहां पे अगर हम लोग बात करें उल्टा चलेंगे तो E2। तो यहां पे हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसको लिखेंगे माइनस E2। ये जो चीज लिखी हुई है, यही चीज आपको यहां पे बताई गई है। इन अ क्लोज्ड सर्किट the algebraic sum of the product of the current and its corresponding resistance, product of IR मतलब current and its corresponding resistance। अगर आप लोग algebraic sum कर दोगे, algebraic sum करोगे तो बात क्या निकलेगी, वो किसके बराबर निकलेंगे, वो बराबर निकलेंगे आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो भी प्रेजेंट है अंदर। ठीक है, बस इस तरीके से आप लोग डायग्राम चाहे तो बना सकते हैं, चीजें नीचे लिख दी है मैंने। फॉर्मूला आप लोग याद कर लेंगे, सिंपल सा, IR समीशन ऑफ IR इज इक्वल टू समीशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E। ये जो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, एनर्जी कोई लॉस नहीं हो रही है, वहीं की वहीं घूम रही है। ठीक है, ईएमएफ ईएमएफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज एन ईएमएफ 12 वोल्ट। ठीक है, हमारे पास एक स्टोरेज बैटरी है कार की, जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, हमारे पास गिवन है 12 वोल्ट। इसके अलावा इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी 0.4 ओम, अगर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है, ठीक है भैया, ये चीज में हमें गिवन दे दी, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम करंट, फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। तो आपको मैक्सिमम करंट निकालना है, क्या निकालना है, मैक्सिमम करंट। तो हमें ये चीज दे रखी है, ईएमएफ दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो हमें मैक्सिमम करंट निकालना है। तो मैक्सिमम करंट कब होगा, मैक्सिमम करंट तब होगा जब रेजिस्टेंस जीरो हो जाए। हम लोग अगर रेजिस्टेंस जीरो मान ले कि कोई रेजिस्टेंस वहां पे प्रेजेंट नहीं होगा, देन उस कंडीशन में हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। भैया इंटरनल रेजिस्टेंस तो दे रखा है, भैया इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का दे रखा है, लेकिन सर्किट का रेजिस्टेंस तो हम लोग जीरो मान सकते हैं। एक होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस बोले तो बैटरी के अंदर का रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल बोले तो सर्किट का रेजिस्टेंस। तो सर्किट का हम लोग जीरो मान लेंगे, इंटरनल हमारे पास कितना दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, तो आई हमें निकालना है। हमें पता है V इज इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, अब यहाँ पे V की जगह हम लोग ईएमएफ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भैया, क्योंकि ईएमएफ और वोल्टेज एक ही तो होता है। मैक्सिमम करंट की अगर लोग मैक्सिमम वोल्टेज की बात करें तो हमारे पास ईएमएफ बनेगा। तो हमें निकालना करंट है, तो E बाई R कर सकते हैं, ये हमारे पास I आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो। I आपके पास कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, और रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 0.4। ये रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इस तरीके से होगा, ये R, स्मॉल r प्लस R। ठीक है, यहां पर भी स्मॉल r प्लस R, समझने के लिए बता रहा हूं, आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये तो जीरो हो जाएगा मैक्सिमम करंट के केस में, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास E बाई R आएगा, R हमारे पास 0.4 वोल्ट है। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, और यहाँ पे 30। तो 30 एम्पियर का हमारे पास करंट निकलेगा, मैक्सिमम करंट। ठीक है, चलो आगे देखें। नेक्स्ट हमारे पास अ बैटरी ऑफ 10 volt EMF and 3 internal resistance is connected to a resistor. If the current is in the circuit is 0.5 ampere, find the resistance of the resistor. ठीक है, देखो इस बार अपने पास करंट भी दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। हमें क्या निकालना है, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें निकालना है। ठीक है, तो बस ये वाला जो फॉर्मूला है अभी जो मैंने आपको बताया था वही आप लोग अप्लाई कर दो, तो यहाँ से आपके पास R आ जाएगा। कोई मुश्किल है क्या इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है भैया। आपसे हाथ जोड़ के विनती, एक बार करके देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपको मजा आएगा करने में।
फॉर्मूला याद होना चाहिए बस आपको। फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला शीट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, सब कुछ हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू 9 ओम रजिस्टर इट्स पोटेंशियल ड्रॉप फ्रॉम 40 वोल्ट टू 30 वोल्ट, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। यहाँ पे आपसे इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा है, साथ में आपको दो इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, आपको दे रखा है कि द टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर कनेक्टेड टू 9 ओम रजिस्टर। ये जो हमारे पास 9 ओम जो दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे रखा है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। इसके अलावा एक और चीज जो दे रखी है वो दे रखी है कि पहले 40 वोल्ट था, लेकिन क्या हो गया, इसमें ड्रॉप आ गया, ड्रॉप आने के बाद कितना बचा, 30 वोल्ट बचा, मतलब आधा 10 वोल्ट किसने खा गया, इसने खा गया, इस रेजिस्टेंस ने खा गया। तो हमारे पास मैक्सिमम कितना था, 40, और मैक्सिमम को क्या हम बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। तो 40 हमारे पास क्या आ गया, मैक्सिमम आ गया ओपन सर्किट के अंदर ईएमएफ। लेकिन बाद में कितना हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप 30 हो गया, ठीक है, बाद में कितना हो गया हमारे पास, 30 वोल्ट का हो गया। रेजिस्टेंस हमें दे रखा है, बस अब हमारे पास एक रिलेशनशिप वाला फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ रखा हो, नहीं पढ़ रखा हो तो अभी हम लोग इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, नीचे हमारे पास इसका डेरिवेशन आएगा, वो वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। अभी के लिए सिंपल सी बात समझो, यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी देनी है, आपको आर निकालना है, स्मॉल आर, आपके पास ई दे रखा है, वी दे रखा है, आर दे रखा है, क्या आप लोग नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल लोगे, मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसे कर लोगे सॉल्व, कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन आप सभी को आनी चाहिए भैया, कैलकुलेशन में कोई आपको नहीं सिखा सकता। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, a current of 1 ampere is flowing through a conductor, find the number of electrons flowing through any cross section of the conductor in 1 second। जरा ध्यान से सुनो क्या बोला गया है, a current of 1 ampere, हमारे पास करंट दे रखा है कितना एम्पियर, 1 एम्पियर हमारे पास करंट दे रखा है। 1 एम्पियर ऑफ करंट से हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है, करंट की डेफिनेशन हम लोग क्या बोलते हैं, करंट आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू बाई टी। अगर मैंने आपसे बोला करंट हमारे पास 1 एम्पियर है, तो आप लोग क्या बोलोगे, चार्ज भी 1 रहा होगा, 1 कूलम चार्ज हो गया, और 1 सेकेंड हमारे पास टाइम रहा होगा, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं 1 एम्पियर करंट का मतलब, तो हमारे पास चार्ज कितना है, 1 कूलम का चार्ज है, टाइम हमारे पास कितना है, 1 सेकेंड, या फिर आप लोग 1 लिख सकते हो सिंपल सी भाषा में, ठीक है। तो हमें इतना समझ में आया, टाइम हमारे पास 1 सेकेंड, चार्ज हमारे पास कितना आया, 1 कूलम का हमारे पास चार्ज आ गया, इतनी बात हमें यहां से समझ में आई। Find the number of electrons, find the number of electrons flowing through any cross section of conductor in 1 second, हमसे 1 सेकंड में ही पूछा है, सिंपल सी बात है भैया, हमने पढ़ रखा है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इज इक्वल्स टू होता है एनी, Q इज इक्वल्स टू एनी। अच्छा, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन, एन क्यों निकालना है, क्योंकि पूछा हमसे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, बस आप लोगों को ये पता है, ये हमारे पास 1 कूलम है, यहाँ पे एन रखेंगे। अब ई की वैल्यू कितनी होती है वो आपको पता होनी चाहिए, ई होता है हमारे पास 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका आंसर। और एक और बात मैं आपसे बोल दूं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स भी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको डायरेक्ट रट लो, ठीक है, डायरेक्ट रट लो इसको। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11, कंपेयर डिफरेंशिएट बिटवीन, अरे भैया सॉल्व तो कर लोगे, इसको सॉल्व कर लेना, बाद में इसको रट लेना, नहीं तो पता चले पहले ही रट के बैठ जाओ, सॉल्व करना, सॉल्व हो जाएगा आपसे, लेकिन इसको याद रख लेना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें, वहां पे आपको डायरेक्ट आंसर याद होना चाहिए, टिक लगाना चाहिए 6.25 × 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंपैरिजन वाला, मतलब डिफरेंशिएट हमें करना है रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में। तो रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट के रास्ते में रुकावट या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अगर हम लोग बात करें रो की, तो रो भी क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन एक स्पेशल केस में होता है। रो बोले तो रेजिस्टिविटी, ठीक है, रो बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये भी रेजिस्टेंस ही होता है अगर हमारे पास एल और ए, एल और ए हमारे पास क्या हो जाए, 1-1 हो जाए, अगर ये 1-1 हो गए तो रो भी इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, लेंथ और एरिया, इसको मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं, वॉल्यूम बोल सकते हैं, जी हाँ। तो अगर हम लोग चाहें तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम हमारे पास है, तो हमारे पास रो जो होगा, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होगा, वो रेजिस्टेंस के बराबर ही हो जाएगा। या फिर आप लोग ऐसा सिंपल सी भाषा में बोल सकते हो जो मैंने आपको बताया, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ अ यूनिट लेंथ ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस ही होता है अगर आपके पास यूनिट लेंथ हो और यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया आपके पास हो तो। फिर हमारे पास डिपेंडेंसी की बात करें तो ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। इसकी यूनिट ओम बनती है, इसकी यूनिट ओम मीटर बनती है, करके देख लेना ओम मीटर यहाँ पे इसकी यूनिट आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 12वां क्वेश्चन। Establish the relationship between electromotive force, EMF, potential difference and internal resistance of a cell। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, 22 में, 24 में, 18 में और भी पहले बहुत बार आ रखा है, 3 मार्क्स में पूछा जाता है। और इसका जो अभी हमने क्वेश्चन किया था न्यूमेरिकल वाला, वो यहीं से डिराइव हुआ है। जो फॉर्मूला हमने निकाला था इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह के बीच में रिलेशनशिप, वो यहीं से आया था। चलो, तो क्वेश्चन हमारे पास समझ में आया क्या पूछा जा रहा है, रिलेशनशिप बताना है हमें। चलो, हम लोग डायग्राम बनाएंगे। हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे ताकि हमें पूरे में से पूरे नंबर मिल जाए। 3 नंबर है तो थ्योरी के, डेरिवेशन के, डायग्राम के, सबके नंबर आपको मिलेंगे। हमारे पास एक सर्किट है। सर्किट के अंदर क्या क्या कनेक्टेड है? हमारे पास एक सेल कनेक्टेड है। सेल जो कनेक्टेड है उसका अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। सेल का अपना इंटरनल खुद का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। और उसके बाद बात करें तो एक बाहरी मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है आर। स्मॉल आर इस सेल का रेजिस्टेंस और इस सर्किट का रेजिस्टेंस हमारे पास आर हो जाएगा। ये हमारे पास चुटकी लगी हुई है, की लगी हुई है बंद चालू करने के लिए। इतनी चीज समझ में आई? इतनी चीज समझ में आई। ईएमएफ, इसका कुछ ना कुछ ईएमएफ बनेगा, हमें पता है भैया। सेल लगा है, सेल का कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से भैया। अच्छा, टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है, टोटल करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना बनेगा? आई इज इक्वल टू होता है वी बाई, हमें पता है वी इज इक्वल टू होता है आई आर। ये तो हमें पता है ओम्स लॉ की हेल्प से। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ये बनेगा वी बाई आर, वी बाई आर। अब मैंने बोला है कि वी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ लिख सकते हैं। ठीक है, ईएमएफ लिख सकते हैं। और अगर आप लोग ईएमएफ लिखोगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दोनों लिखने पड़ेंगे, आर प्लस आर। ठीक है, ईएमएफ। चलो भैया, इतनी बात समझ में आई हमें कि अगर हम लोग ईएमएफ लिखेंगे तो रेजिस्टेंस को हमें लिखना पड़ेगा आर प्लस आर। रेजिस्टेंस क्यों लिखा? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस जब भी काउंट में आता है जब आप लोग बात कर रहे हो ईएमएफ की। ठीक है, अगर आप ईएमएफ की जगह वोल्टेज रखोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस काउंट में नहीं आता है। तो हमने बोला आई इज इक्वल टू ई, अपन में आ जाएगा आर प्लस आर। ई हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल, आर हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा भैया, अभी मैंने आपसे बोला कि अगर ईएमएफ नहीं रखते तो हमारे पास सिंपल सी भाषा में बनेगा आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे दोनों इक्वेशंस को, अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व हो चुका है, बस इतना सा डेरिवेशन है। आई दोनों तरफ सेम है, लेफ्ट हैंड साइड आई सेम है, तो क्या हम लोग राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं? डेफिनेटली हम लोग इनको इक्वल रख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वल रख देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के लिए आपका टारगेट सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पे फोकस करना है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस पे फोकस करना है। बाकी सबका इधर उधर मल्टीप्लाई करोगे, आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार का। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। करके देख लेना, बहुत इजी डेरिवेशन है ये। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका इससे करोगे, ये आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, यहाँ से ये आ जाएगा। इसके बाद भैया आप क्या करोगे? इसको इधर पहुंचाओगे, फिर यहाँ से आर कॉमन आ गया, यहाँ पे वी आर आ गया, हमें वी आर पे फोकस करना है, इसको अपन में भेज दो। अपन में भेजने के बाद आप लोग चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हो या फिर एक स्टेप आगे बढ़ा दो, तो आप लोग कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन लेके आ जाओगे। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। वे सेम ही है, ये और ये सेम ही तो है। यहाँ पे आर हमने बाहर निकाल दिया और ये हमने इस प्रकार से लिख दिया, सेम चीज है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ टू बल्ब ऑफ पावर 100 वॉट एंड 400 वॉट इफ देयर रेटेड वोल्टेज इज सेम। आपको यहाँ पे कंपेयर करना है, आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है? रेजिस्टेंसेस को आपको कंपेयर करना है। दो आपके पास बल्ब दे रखे हैं, पावर उनकी दे रखी है 100 वॉट की और 400 वाट की। 100 वाट और 400 वाट के आपके पास दो बल्ब है और दोनों का जो वोल्टेज है वो क्या है? सेम है, दोनों का वोल्टेज सेम है। आपको रेजिस्टेंस कंपेयर करना है कि भैया किसका कितना गुना ज्यादा है या कितना कितना उससे कम है। तो हमारे पास फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। और आर हमारे पास कंपेयर करना है, आर हमने कंपेयर करना है, तो आर का बोलेंगे आर इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई पी। ठीक है, ये आपको समझ में आया, ये फॉर्मूला हमारा हो गया। फॉर्मूला शीट आप लोग याद कर लेना, अच्छे से रट लेना उसको। अब ध्यान से देखना, हमें कंपेयर करना है। तो हमारे पास बल्ब 1 का रेजिस्टेंस हम लोग R1 मान लेते हैं और बल्ब 2 का रेजिस्टेंस हम लोग R2 मान लेते हैं। ठीक है, चलो भैया इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वी स्क्वायर बाई पी, पी को हम लोग P1 बोल सकते हैं, वी स्क्वायर
बाई P2। अब V हमारे पास सेम है इसलिए हमने V1 V2 नहीं लिया, V लिखा सिर्फ। अब यहां से ये चीज कैंसिल हो जाएगी, ये चीज कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस प्रकार का आएगा कि रेजिस्टेंस R1 कंपेयर करें रेजिस्टेंस R2 से, तो ये रहेगा ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा P2 अपॉन P1। बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो P1 और P2 की, तो रेजिस्टेंस R1 अपॉन R2 जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा कि P2 हमारे पास कितना देखा है 400 वॉट का, 400 वॉट हमारे पास दे रखा है, और P1 हमारे पास 100 वॉट दे रखा है। कैंसिल करोगे तो आपके पास रेशो आएगा R1 रेशो R2 इज इक्वल्स टू 4 रेशो 1। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस R1 जो हमारे पास रहेगा वो 4 गुना ज्यादा है किससे, रेजिस्टेंस R2 से। बस ये खत्म हो गया। इस तरीके से आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इज हाफ्ड एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अच्छा क्वेश्चन है भैया, इस प्रकार क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में, 2023 में आ रखा है। हमसे बोला गया है कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर का हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया बना देते हैं इस प्रकार से, तो ये हमारे पास एक कंडक्टर एक वायर है। अब इसकी लेंथ हम लोग लेट सपोज L मान लेते हैं, इसके लेंथ हम लोग L मान लेते हैं, और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको हम लोग A मान लेते हैं। ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमारे पास लेंथ हो गई। अच्छा, तो अब हमसे बोला गया है कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज हाफ, अगर हम लोग लेंथ को आधा कर दें, एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज डबल, और क्रॉस सेक्शन एरिया को हम लोग डबल कर दें, तो हम बोलेंगे कि लेंथ को आपने आधा कर दिया, ठीक है, लेंथ अब इतनी सी रह गई, काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, लेंथ आपकी सिर्फ इतनी सी रह गई, ये आधी हमने कर दी, ये लेंथ हमारी हो गई, ठीक है, किसकी, हमारे वायर की। और वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया इतना सा था उसको डबल कर दिया, तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये डबल कर दिया, ठीक है, लेंथ आधी कर दी, क्रॉस सेक्शन एरिया हमने डबल कर दिया, ये हमारे पास। अब ये हमारे पास L1 बोल दो या फिर L बोल दो, इसको L डैश बोल देते हैं, नई लेंथ हमारे पास जो आई है, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास A डैश हो गया। तो L डैश जो होगा वो किसके बराबर होगा, L/2 के बराबर होगा, ठीक है, L/2 के बराबर होगा, क्योंकि आधा कर दिया है, और A डैश हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास 2A हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास डबल हो गया, कहानी खत्म हो गई है। अब आप जो पूछा गया है बस उसको आपको देखना है और सॉल्व कर देना है, सब कुछ आपके पास जो दिया था हमने सब कुछ यहाँ पे बना लिया है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर रिबन इज हाफ एंड इट्स क्वेश्चन एरिया इज व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो इसका रेजिस्टेंस हम लोग R मान लेते हैं, इसका R डैश मान लेते हैं, ठीक है, R डैश मान लेते हैं, बस करते हैं इसको सॉल्व। तो इसका रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस क्या बनेगा, रो L/A इनिशियली था, रो L/A इनिशियली था, लेकिन अब यहां पे हमने जब इसको काटा पीटी करने के बाद जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा, R डैश इक्वल्स टू रो, लेंथ हमारी कितनी हो गई, आधी हो गई, L/2 हो गई, और क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास डबल हो गया, ठीक है, तो R डैश इज इक्वल्स टू रो L/2 इंटू 2 इंटू A, ठीक है, R डैश इज इक्वल्स टू रो L/A इंटू 1/4। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि रो L/A मेरे पास क्या दिख रहा है, R दिख रहा है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा R डैश इज इक्वल्स टू R/4। तो मतलब रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब R/4 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आप लोग बता सकते हो, और ये हमारे पास आंसर हो गया फिनिश। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1/4 हो गया उसका, पहले रेजिस्टेंस R था, अब R/4 बचा हमारे पास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, राइट एनी 3 डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस। स्टार्ट यहीं से किया था चैप्टर को हमने, ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यही लिया था, अब वही हमें डिफरेंस बताना है कि भैया पोटेंशियल में और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा ज्यादा रहेगा या फिर इक्वल रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस के, क्यों रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैक्सिमम होगा किसके बीच में, दो पोल्स के बीच में, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाएगा इन एन ओपन सर्किट, और यहाँ पे क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्लोज सर्किट समझते हो, नहीं समझते हो, जैसे आपने दुकान से सेल लेके आए तो उसको सर्किट में कनेक्ट नहीं किया, अभी वो ओपन है,
ठीक है, तो ये ओपन सर्किट है। लेकिन अगर आपने मान लो दुकान से सेल लेके आए, उसको सर्किट के अंदर कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, क्लोज्ड सर्किट हो गया। क्लोज सर्किट के अंदर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, इसलिए ये ज्यादा होता है, ये कम होता है। इट इज द डिफरेंस इन द पोटेंशियल बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कॉल्ड इन क्लोज सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है सेकंड पॉइंट हमारे पास, इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि हम ईएमएफ की जब बात करते हैं, हम लोग जब ईएमएफ की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जरूरत ही नहीं पड़ रही है हमें, लेकिन यहाँ पे जरूरत पड़ती है, रेजिस्टेंस की वजह से तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास है, इट इज द कॉज ऑफ द करंट। तो ये क्या है, ये कारण है करंट फ्लो होने का। सर्किट के अंदर करंट फ्लो होता है, उसका कारण कौन है, ईएमएफ है। लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट आता है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप हो जाता है, रिजल्ट कौन है, रिजल्ट पोटेंशियल डिफरेंस रिजल्ट है हमारा। ठीक है, इट इज द रिजल्ट ऑफ करंट फ्लो इन द सर्किट। ठीक है, रिजल्ट आपको यहां से मिलेगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16, राइट सॉरी ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ अ व्हीट स्टोन ब्रिज एंड राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इट्स बैलेंस। तो व्हीट स्टोन ब्रिज आपसे पूछा है और साथ में उसकी नेसेसरी कंडीशंस आपको बतानी है। ओके, पानी की बोतल कहाँ है, पानी की बोतल नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो आपसे पूछा भैया क्या गया है, व्हीट स्टोन ब्रिज का डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना दिया इस प्रकार से, राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ इट्स बैलेंस। तो बैलेंसिंग की कंडीशन क्या बनेगी वो आपको बताना है। चलो भैया व्हीट स्टोन ब्रिज बताते हैं, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द 4 रजिस्टर्स यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस। हमारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज कुछ नहीं है, एक ऐसा अरेंजमेंट है रेजिस्टेंस का, एक रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स का इस प्रकार का अरेंजमेंट है जहां पे हमारे पास 3 तो नोन, 1 2 और आप लोग 3 ले लीजिए, 3 तो नोन रेजिस्टेंस रहेंगे, एक अननोन रहेगा, एक हमारा अननोन रहेगा जिसे हमें निकालना है। हमें अगर 3 पता है तो हम लोग चौथा निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये अरेंजमेंट को ही हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। अच्छा भैया अरेंजमेंट आप लोग देख लो कुछ इस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस। अब इस पॉइंट के बेसिस पे अगर आप लोग देखोगे तो पॉइंट का नाम ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे, डी दे देंगे। यहां से करंट I1 जो होगा, करंट हमारा I होगा, वो दो प्रकार से टूटेगा, I1 और R2 में, I1 और I2 में। तो I1 गया 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 यहां तक गया, फिर इधर से I2 गया 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 गया। अब बीच में हमने क्या लगा दिया, बीच में हमने गैल्वेनोमीटर कस दिया। अच्छा, गैल्वेनोमीटर के पास कोई करंट नहीं आएगा। जब गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट हो जाएगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, उसे हम बोलेंगे बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन क्या है भैया, बैलेंसिंग कंडीशन मतलब अगर आप लोग P बाई क्यू R बाई एस का रेशो निकालोगे तो वो इक्वल आएगा, ये हमारे पास बैलेंसिंग कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहां पे मैंने सारी बातें लिखी हुई है। बैलेंसिंग कंडीशन, द ब्रिज इज सेड टू बी इन द बैलेंस व्हेन देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, मतलब वहां पे करंट कोई जाएगा ही नहीं। अगर यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा, इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ये बैलेंसिंग कंडीशन है। और बैलेंसिंग कंडीशन क्या होती है, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एनी टू एडजेसेंट आर्म इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रिमेनिंग टू एडजेसेंट आर्म्स, P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। बस इतना काफी है, इससे ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपने डायग्राम लिख दिया, बैलेंसिंग कंडीशन लिख दी, साथ में व्हीट स्टोन ब्रिज बता दिया। ठीक है, ये आपका हो गया। ये कंपैरिजन मेथड के ऊपर बेस्ड होता है भैया, कंपैरिजन होता है यहाँ पे P बाई क्यू R बाई एस का। नेक्स्ट हमारे पास है एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है। बात करते हैं डायग्राम की, उससे पहले कुछ चीजें जो हमने कंसीडर कर रखी है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L। हमारे पास एक कंडक्टर है जो आपको दिख रहा होगा मोटा सा, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L ले रखी है। क्रॉस सेक्शन एरिया A, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये इस प्रकार का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये हमने A ले रखा है, लेंथ L हो गई, एरिया हमारे पास A हो गया। लेट n बी द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, हमने मान रखा है कि हमारे पास n क्या है, n हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, किसमें, एक पर्टिकुलर यूनिट वॉल्यूम में। अगर इतनी सी हमारे पास एक 1 यूनिट है, 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, 1 यूनिट ऑफ वॉल्यूम है, तो इसमें जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उसको हमने n मान रखा है। n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, चलो भैया इतनी बात हमें समझ में आई। आगे देखो, इतना समझ में आया, ये क्या क्या चीजें मैंने बताई है। पी क्यू हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी। इसके अलावा हमने एक बैटरी कस रखी है प्लस से,
आप लोग एक ही कर दो, यहाँ पे हमने दो बना दिए, आप लोग एक बनाना, सिर्फ इसको हटा देना, ये आप लोग की बना सकते हो इसको इस तरीके से। तो यहां से करंट गया इस तरीके से और यहां से इस तरीके से आ गया। तो हमने कुछ स्टेप बाय स्टेप चीजें इसमें यहाँ पे लिख दी है। स्टेप वन हमारे पास है, इसको डिराइव करने के लिए वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अगर मैं बोलूं कि अगर वॉल्यूम कितनी रहेगी पूरे कंडक्टर की, तो आप बोलोगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ। ये हमारे पास वॉल्यूम हो गई कंडक्टर की। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हमने बताया था कि एन हमारे पास क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। अगर मैं बोलूं कि हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप लोग क्या बोलोगे, ठीक है भैया टोटल निकालना है, तो ये तो एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर है, पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर है। आपने बोला कि पूरी वॉल्यूम कितनी है, ए बाई एल है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो ए एल से। तो ये छोटी सी यूनिट के अंदर इसका मल्टीप्लाई पूरे से करोगे तो पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने इस प्रकार से बता दी। अच्छा, उसके बाद क्या, स्टेप थ्री हमारे पास है टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर। अब टोटल चार्ज कितना होता है, टोटल चार्ज कितना होगा, हमें पता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मदद से हम बता सकते हैं Q इज इक्वल्स टू एन ई। एन हमारे पास हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इतना है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, ई होता है। तो अगर हमारे पास टोटल चार्ज की बात करें तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स एन हो गए, साथ में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमने ई मान रखा है, तो भैया Q इज इक्वल्स टू एन ई, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एन की वैल्यू है एन ए एल और यहाँ पे ई हमारा आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने वॉल्यूम बताया कि वॉल्यूम इतनी हमारे पास है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हमारे पास एन यूनिट वॉल्यूम के अंदर है, तो पूरी वॉल्यूम के अंदर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हम बोलेंगे चार्ज कितना बनेगा इनके ऊपर, तो आपने बोला कि एक के ऊपर चार्ज इतना है तो एन के ऊपर चार्ज इतना हो जाएगा। आई बात समझ में। स्टेप फोर हमने बताया टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द कंडक्टर टी। टाइम कितना लगा, टाइम कितना लगा इनको क्रॉस करने में, टाइम निकालने के लिए क्या बोलते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, एल मान रखी थी, बताया था स्टार्टिंग में, और स्पीड हम लोग मानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी की हेल्प, वीडी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे होगी, इतनी स्पीड से वो खसक रहे हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अच्छा भैया, एल बाई वी डी हमारे पास इस प्रकार से स्टेटमेंट बना। अब जरा ध्यान से देखो आगे क्या लिखा हुआ है, बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन से आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज, अब बस हमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, क्यू हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है, ये हमारे पास क्यू हो गया, टी हमारे पास क्या है, टी हमारे पास ये है, तो इसके अपॉन में इसको रख देंगे और हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, आई इज इक्वल टू वी डी एन ए। ठीक है, वीना वीना वीना, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो तो फिर से देख लो, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं पूरा क्वेश्चन। एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से देख लो भैया, हमने क्या बोला, हमने बोला कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास ए है, पॉइंट हमारे पास पी क्यू है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हैं, एक पर्टिकुलर यूनिट के अंदर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम के अंदर हमारे पास एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमने बोला कि ठीक है एन आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, हमारे पास वॉल्यूम कितना बनेगा, वॉल्यूम की बात करें तो आप बोलोगे भैया एरिया इंटू लेंथ कर दो, ये आपकी टोटल वॉल्यूम हो गई, टोटल वॉल्यूम आपकी ये हो गई। अब मैंने बोला कि भैया टोटल वॉल्यूम तो हो गई, लेकिन इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं भैया, आपने बोला कि एन यूनिट यूनिट वॉल्यूम के अंदर एन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, इतने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास ये हो जाएंगे। मैंने बोला ठीक है, इनके ऊपर चार्ज कितना बनेगा, तो आपने बोला एक के ऊपर हमारे एक चार्ज के ऊपर एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है ई, तो टोटल के ऊपर हो जाएगा एन ए एल ई, ये हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भैया, चार्ज भी आपने बता दिया, ठीक है, आपने जो मेन चीजें थी बता दी। मैंने पूछा भैया हमें टाइम भी निकालना पड़ेगा, टाइम क्या होता है, तो आपने बोला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस हमारे पास एल है, स्पीड आपने बोला वीडी हम जो निकाल रहे हैं वो हो गई। तो बस ये दो चीजें आपने निकाल ली। अब अब आगे देखो, अब आगे देखो, यहां से इसको इस तरीके से कर दिया। अब मैंने बोला करंट जो होता है, करंट क्या होता है, करंट होता है क्यू बाई टी, क्यू बाई टी होता है, क्यू बाई टी होता है। आपने बोला क्यू भी हमारे पास है, टी भी हमारे पास है, तो वैल्यूज पुट कर दिया आपने। टी हमारे पास क्या है, एल बाई वी डी हो गया, ठीक है। बस आपने अब क्या किया, इसको सॉल्व कर दिया, एल से एल कट गया, तो आई इज इक्वल्स टू हमारे पास आया वी डी ई एन ए, वीना।
तो ये रिलेशनशिप आ गया इनके बीच में कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VD। ठीक है, ये रिलेशनशिप आपने बता दिया। चलो नेक्स्ट हमारे पास 18वां क्वेश्चन जो कि हमारे पास न्यूमेरिकल टाइप का है। इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स ओरिजिनल लेंथ बाय हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर हमारे पास इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर इज स्ट्रेच्ड, हमारे पास लेट सपोज एक कंडक्टर वायर है, एक वायर है, इसकी लेंथ हमारे पास L दे रखी है, इसके लेंथ हम लोग L मान लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग A मान लेंगे, रेजिस्टेंस इसका R मान लेंगे। ठीक है, अब हमने क्या बोला, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड। अब अगर इसकी लेंथ को हम लोग स्ट्रेच कर देंगे, डबल कर देंगे, तो डबल कर देते हैं, चलो ठीक है भैया। अच्छा, डबल करेंगे ना तो क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा, इसको डबल कर देते हैं, ऐसे पतला कर देते हैं इसको। ठीक है, लेंथ हमने डबल कर दी, 12 कर दी, रेजिस्टेंस इसका R हो गया। अब A हमें क्या हो गया, A हमारा कितना हो जाएगा, A नहीं पता कितना हो जाएगा, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, तो अगर हम लोग लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हमारा आधा हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया हमारा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये डबल था, इसको स्ट्रेच किया तो ये हमारा आधा हो गया। अब हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स रेजिस्टेंस इंक्रीज, रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया हम लोग R निकालते हैं पहले तो, रो L बाई ए हमारे पास होता है, ये L हमारे पास है, रो L बाई ए। आपने क्या बोला, नेक्स्ट हमारे पास जो नया रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा रो L, कितना है हमारे पास नया 2L है, और A हमारे पास कितना है, देखो पहले हमारे पास इतना था, A था, लेकिन अब स्ट्रेच करने के बाद ये आधा हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे A/2 रेजिस्टेंस R डैश इज इक्वल्स टू रो इंटू 2 इंटू L अपॉन में A इंटू में 2। ठीक है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे रो L बाई ए। ठीक है, अब रो L बाई ए क्या होता है हमारे पास, रो L बाई ए हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस R हो जाएगा, तो R डैश इज इक्वल्स टू 4R, R डैश इज इक्वल्स टू 4R। ठीक है, 4R, तो मतलब रेजिस्टेंस हमारा नया जो आएगा वो 4 गुना ज्यादा आएगा। इस प्रकार से इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद डायग्राम। हमें किरचॉफ के नियम बताना है भैया, ठीक है, साथ में उनका डायग्राम बनाना है। कितने नंबर में पूछा गया था, 3 नंबर में पूछा गया था, मतलब आपको डायग्राम बनाना कंपलसरी है, बोल भी रखा है वैसे तो। पहला नियम क्या बोलता है हमें, पहला नियम ये बोलता है भैया, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट एनी जंक्शन इन एनी सर्किट इज 0। बोला ये गया है कि अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, हमारे पास कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम है, जहां पे ये हमारा जंक्शन पॉइंट है, जहां पे सारे करंट्स मिल रहे हैं। I1 यहाँ पे आया, I2 यहां से गया, I3 यहां से गया, I4 यहां पे आया, I5 यहां से गया, तो ये हमारे पास जंक्शन पॉइंट है। तो इसके बेसिस पे बोला ये गया है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, सभी करंट को अगर आप लोग सम करोगे, जैसे I1 हमारे पास आ रहा है तो पॉजिटिव में, I2 यहां से जा रहा है तो नेगेटिव में, I3 यहां से जा रहा है तो नेगेटिव में, I4 यहाँ पे आ रहा है तो पॉजिटिव में, I5 यहां से जा रहा है तो नेगेटिव में, तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। अलजेब्रिक सम अगर आप लोग करोगे तो ये 0 आएगा। ये क्या बोलता है, नियम नंबर 1, सिंपल सी भाषा में। चलो नियम नंबर 2 पे चलते हैं। नियम नंबर 2 क्या बोलता है भैया, नियम नंबर 2 बोलता है हमसे कि अगर हमारे पास एक क्लोज लूप है, सबसे पहली कंडीशन क्लोज लूप हमारे पास है, तो द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द करंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस का सम बनेगा, वो किसके बराबर आएगा, वो ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर आएगा। ठीक है, उनका भी अलजेब्रिक सम के बराबर आएगा। मैं समझा देता हूं फटाफट से, वैसे मैंने आपको समझा रखा है। अगर हमारे पास ये लूप है, ये लूप में हमारे पास ये E1 है, ठीक है, घूमेंगे ऐसा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं या पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, इसको नेगेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास C2, ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस के बराबर आएगा। चलो भैया फिर से चलते हैं, यहाँ पे यहाँ से I1 करंट निकला होगा, तो I1 का मल्टीप्लाई R1 में करेंगे, I1 का मल्टीप्लाई R1 में करेंगे, फिर यहां से घूमेंगे ऐसे, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, यहाँ पे करंट I2 है, लेकिन हम जा इस तरीके से रहे, करंट हमारी तरफ से आ रहा है, इसलिए इसको हम नेगेटिव लेंगे, तो यहाँ पे आ गया I2, यहाँ पे आ गया R2। ठीक है, ये हमारे पास बोला गया है सेकंड इक्वेशन में, बोले तो करंट सेकंड लॉ में हमसे ये चीज बोली गई है, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया।
ठीक है, डायरेक्शन का ध्यान रखना। करंट इस तरफ से आ रहा है, हमने इसको इस तरफ से बना रखा है कि हम लोग ऐसे मूव करेंगे, लेकिन करंट हमारे उल्टी डायरेक्शन में आ रहा है, इसलिए I2 R2 नेगेटिव में आएगा। चलो देख सकते हो, नीचे वाला भी आप लोग सोल्व कर सकते हो, सिंपल है, यहाँ पे दे रखा है मैंने। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20, राइट किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड एस्टैब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज बेस्ड ऑन देम। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बता दिया था आपको मैंने, कि एक ऐसा ब्रिज जहां पे हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि P/Q और R/S एकदम से रेशो में बराबर होते हैं। इसमें इसका मेन यूज क्या है? मेन यूज है भैया, अगर हमारे पास तीन रेजिस्टेंस नोन है तो एक अननोन रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एक जो अननोन रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो, डायग्राम समझ में आया था आपको? नहीं आया तो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ सारी चीजें। हमारे पास ये बैटरी है, बैटरी से करंट गया आई, अब आई यहाँ पे गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे कोई करंट पास नहीं होगा, तो आईजी की वैल्यू हमारे पास हमेशा जीरो आएगी। उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है। बैलेंस कंडीशन कब होगी? जब आईजी हमारे पास जीरो होगा, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। करंट आएगा तो इधर से चला जाएगा, इधर से चला जाएगा, इधर कोई करंट नहीं आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, तो यहां से I1 और I2 में ब्रेक हो गया करंट, तो I1 यहां से गया तो यहां पर से आ गया, I2 यहां से गया तो यहां पे इस तरीके से आ गया। चलो भैया, इतनी बात हमें समझ में आई। और क्या है इसमें खास बात? हमने बोला कि हमें इसका पूरा डेरिवेशन निकालना है, तो पॉइंट ए पॉइंट सी हमारे पास है। हमने बोला कि ए बी डी ए, पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले इसकी बात करें, ए बी डी ए, तो यहां से करंट हमारे पास I1 में टूटा, I1 में टूटा और I2 में टूटा। बस हम लोग किरचॉफ का सेकंड नियम लगा देंगे। हम चल रहे हैं इस तरीके से, करंट भी जा रहा है इस तरीके से, तो I1P हमारे पास पॉजिटिव आएगा, I1P हमारे पास पॉजिटिव आएगा। इसके अलावा यहां तो कोई करंट हो नहीं रहा है, तो हम लोग इसको जीरो लिख सकते हैं, या फिर लिखना चाहो तो लिख दो IG। ठीक है, IG आप लिख सकते हो, और G हमारे पास इसका रेजिस्टेंस होगा, तो यहाँ पे G लिख सकते हो। वैसे ही लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो जीरो वैसे भी हो जाएगा ये। फिर हम लोग इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे करंट I2 है और यहाँ रेजिस्टेंस R है, लेकिन उल्टा करंट हमारी तरफ आ रहा है, हम उस तरफ जा रहे हैं, तो ये नेगेटिव में आएगा। तो I2 R ये पूरा मिला के हमारे पास क्या होगा? जीरो होगा, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको सॉल्व कर लो। I1P इक्वल्स टू I2 R। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 बोल दी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। इक्वेशन 2 की बात करें, यहां से निकाल लो BCDB, BCDB, PCDB। तो BCDB में क्या होगा? यहां से हम लोग इस तरीके से चल रहे हैं, तो I1Q माइनस, यहां से ये उल्टा आएगा, तो यह जाएगा I2S। और लिखना चाहो फिर इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, IG। अब ये वैसे भी जीरो हो जाएगा और इक्वल्स टू में जीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो I1Q, ठीक है, इक्वल्स टू I2S। तो ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, अगर मैं इन दोनों को अपॉन में लिख दूं एक दूसरे के, तो I1P अपॉन में आ जाएगा I1Q, इक्वल्स टू में आ जाएगा I2R, अपॉन में आ जाएगा I2S। चलो, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे करंट, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे करंट। हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी P/Q इक्वल्स टू R/S। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बनी। आया समझ में? ये हमारे पास कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। ठीक है, बैलेंसिंग कंडीशन। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, establish the formula for the conductivity of a material based on the drift velocity of electron। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हमें एक फॉर्मूला डिराइव करना है कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो भैया सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि कंडक्टिविटी क्या होती है। कंडक्टिविटी हमारी होती है J/E। J बोले तो करंट डेंसिटी, E बोले तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। कहा गया पेन हमारा, ये तो हमसे बोला जाता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी होती है इट इज द रेशियो ऑफ J अपॉन E, जहां पर J हमारे पास करंट डेंसिटी है, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है। चलो भैया, तो हमें ये पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे पास वैसे वैल्यू है, लेकिन ये हमें पता होना चाहिए, इससे हम लोग डिराइव कर देंगे। वैसे ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
अभी तक आया नहीं है एग्जाम में, लेकिन अभ्यास पत्र में दे रखा है 2024 के में, तो इसको हम करा रहे हैं, होने आने के चांसेस इसके बन जाते हैं थोड़े बहुत। तो हमें ये पता है भैया, जो हमारे पास करंट डेंसिटी होती है वो क्या होती है, आई बाई ए। आई बाई ए हमारे करंट डेंसिटी हो गई। हमें अब ये पता है रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग कि जो हमारा आई होता है, आई अभी हमने रिलेशनशिप निकाला था, आई कितना होता है, वीना के बराबर होता है, वी डी ई एन ए, वीना के बराबर होता है। ठीक है, ए यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा तो ये करंट डेंसिटी के बराबर बन जाएगा, ए से ही कट जाएगा। तो जे कितना आया हमारे पास, जे हमारे पास आया भैया वी डी ई एन, आया हमारे पास जे। अच्छा, जे हमारे पास आ गया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है भैया कंडक्टिविटी। ठीक है, तो सिग्मा निकालने के लिए जे में अभी हमारे पास वीडी है, वीडी की एक और वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, वीडी इज आल्सो इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ठीक है, जहां पे टाउ हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, एम हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो अगर ये जो सेम वैल्यूज है, अगर मैं यहां पे पुट कर दूं, इसकी जगह पे पुट कर दूं, तो क्या मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। करके देखिएगा आप लोग, ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास आएगा, करके दिखा देता हूं भैया आपको। हमारे पास ई टाउ, टाउ एम होता है वीडी। ठीक है, अब यहां पे मैंने ई एन और रख दिया, ई एन और रख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, कुछ इस प्रकार का, जे इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, यहाँ पे मैं ई लिख लेता हूं पहले, टाउ लिख लेता हूं, यहाँ पे एन बना देता हूं, अपॉन में एम बना देता हूं। ठीक है, ये मेरे पास जे आ गया, कहानी खत्म। जे आपने निकाल लिया, अपॉन में ई रख दोगे, यहाँ पे अपॉन में ई रख दोगे, यहाँ पे ई रख दोगे, तो ये आपके पास सिग्मा आ जाएगा। बस यहाँ से ई कैंसल, ये आपके पास आ गया, ये आपने डिराइव कर दिया। इतना सा डेरिवेशन है छोटा सा, ये डिराइव आपने कर दिया। तो चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर इसको एक बार सॉल्व करके देख लेना। इस तरीके से ये वाला चैप्टर हमारा हो जाता है फिनिश। 95% के लिए हम तैयार हो चुके हैं इस चैप्टर में। कुछ एक दो छोटे मोटे लॉजिकल क्वेश्चन है जो यहीं से घुमा फिरा के आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, जितना पढ़ा है हमने मोर देन सफिशिएंट है, बस इसी को हल्का फुल्का घुमा देंगे। तो मैं एक वीडियो और लेके आऊंगा पूरी यूनिट का, मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें जितनी भी यूनिट्स हमारी है उनके बोनस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर घुमा फिरा के पूछ ले तब भी आप लोग कर पाओ, वैसे इतने मोर देन सफिशिएंट है, इससे एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा, और वाला या फिर ऊपर वाला तो आ ही जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर भी अगर हम चाहें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेके आना, तो मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा बोनस क्वेश्चंस वाला, जहां पे आपको घुमा फिरा के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। रिसर्च चल रही है हमारी उसके ऊपर, जल्दी वीडियो आ जाएगा। तो मिलते हैं यूनिट नंबर 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।